कैसे हो दोस्तों? होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों कल का वीडियो पता नहीं टाइमिंग का वो जो पीछे का हिसाब चल रहा था, उसी के हिसाब से हमने वो 6 बजे ही अपलोड कर दिया। क्योंकि जो रूटीन बनी हुई थी उसी रूटीन के हिसाब से एडिटर ने उसको 6 बजे ही शेड्यूल कर दिया था। तो आज की वीडियो हमारी 7 बजे ही आएगी और आगे से जो वीडियो है हर रोज़ 7 बजे ही आया करेगी। कल के लिए क्षमा चाहते हैं। और आपको कहानी कैसी लग रही है या आप कमेंट करके लगातार बता रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं कि माही कब आएगी। पहले दोस्तों ये तो कहानी का ट्विस्ट है। ये तो आपको देखने के बाद ही पता लगेगा कि माही आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा, टीना का राज कैसे खुलेगा, कुणाल का राज कैसे खुलेगा। यही तो ट्विस्ट है कहानी में। और बड़ी कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप कहानी को इसी तरीके से लगातार सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, लगातार हमें कमेंट करके अपना बताते रहिए कि आपको कहानी किस तरीके से और कहाँ से कैसी लगी है। और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करते रहिए, क्योंकि अपने पास दोस्तों ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि जिससे हम कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। मेरे पास सिर्फ मेरे व्यूवर्स ही हैं, जो आप लोग हैं। वही इस कहानी को अपने नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, नए-नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सिर्फ आप ही हैं वो जो ये काम कर सकते हैं। तो आप लगातार शेयर करते रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद भी करते रहिए। आज हम सुनेंगे 391वें एपिसोड पे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राशि को किसी ने नीचे तहखाने में बंद कर दिया था। जब सबको पता लगा कि राशि की चीख आई है और राशि चिल्ला रही है, तो सबने वहां पर ढूंढने की कोशिश की और अंत में उन्हें राशि उस तहखाने में मिल गई। सभी लोग राशि को उठाकर राजकुमारी के गुप्त कक्ष की ओर आ गए थे। इसी दौरान राजकुमारी और युवराज कमरे के कोने में जाकर धीरे धीरे बात करने लगे। माहौल और गहरा रहस्यमय हो चुका था। राजकुमारी की आंखों में अपराध बोध था, वहीं युवराज के मन में लगातार सवाल चल रहे थे। युवराज ने बिना झिझक के राजकुमारी से सवाल किया, राजकुमारी जी, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब के पीछे आपकी वो सेविकाएं हों जो राशि को मसाज देने आई थी? राजकुमारी का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, सोच में डूब गई। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि हर छोटी बात को। फिर उसके होठ हिले और लेकिन बोलने से पहले ही राशि की क्षीण आवाज गूंज उठी, नहीं, नहीं युवराज जी, वो दोनों नहीं थी। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, वो दोनों भी मेरे साथ ही उस पिंजरे में कैद थी। सबकी निगाहें एकदम राशि की ओर मुड़ गई। वो सब अधकुली आंखों से देख रही थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन स्वर में सच्चाई और गंभीरता थी। क्या क्या आप लोगों ने नहीं देखा? ओह, मैं तो अपने दर्द में उन्हें तो भूल ही गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने महसूस किया कि वो दोनों मेरे पास ही थे। उन्हें भी बंदी बनाया गया था। सबके चेहरे और ज्यादा एकदम से हैरानी से भर गए। इस पल को लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर राशि ने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की पूरी ताकत समेट रही थी, और वो एकदम से बोली, हमें उठाने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं था। वो वो शायद इस महल का ही कोई आदमी है। राजकुमारी के पिता राजा जतिंद्र के जमाने का कोई आदमी, जो कभी उनके खास लोगों में गिना जाता था। और अब वही लोग राजकुमारी को उठाने आ गए थे। युवराज और राजकुमारी दोनों एक साथ बोले, क्या? राशि ने होले से सिर हिलाया और कहा, हाँ, हाँ, लेकिन गलती से उन्होंने मुझे उठा लिया। उन्हें लगा कि मैं महल में सिर्फ राजकुमारी ही है। जो सेविकाएं थी उन्हें देखकर भी यही सोचा गया कि वो राजकुमारी के साथ होंगी। जब उन्होंने मेरी तस्वीर अपने बॉस को भेजी तो फोन आया, ये ये राजकुमारी नहीं है। और तभी उन्होंने मुझे वहां छोड़ दिया और भाग गई। राधिका का चेहरा सख्त हो गया था। रोशनी के होठों पर भी गुस्से की कंपन थी। राशि ने फिर आगे बताना शुरू किया, उनकी बातों से पता चल रहा था कि मुझे भी कि वो उनका बॉस जो इस महल का कोई पुराना सेवक है। ये सब बताते बताते राशि की सांसें तेज हो चली थी, जैसे शब्द निकलना भी उसके लिए तकलीफ देव हो रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आगे बताया, और और हाँ, एक बात और, जिस तहखाने में आप सब मुझे ढूंढ कर लाए हैं, वहां एक गुप्त रास्ता महल के बाहर जाता है। वो लोग उसी रास्ते से अंदर आए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा तक थाम ली थी। हर एक रहस्य के पीछे और रहस्य नया जन्म लेता जा रहा था। अब ये सिर्फ राशि को बचाने की बात नहीं थी, ये पूरे महल की सुरक्षा और एक छुपे हुए दुश्मन को ढूंढने का मामला बन गया था। महल के उस शांत और भव्य कक्ष में सन्नाटा पसरा था।
लेकिन उस सन्नाटे के भीतर कहीं न कहीं भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। एक तरफ बिस्तर पर बेहोश राशि और उस शरीर पर फैली नीली और लाल चोटों की लकीरें, दूसरी ओर खड़े थे उसके साथी युवराज, राधिका, रोशनी और राजकुमारी। राजकुमारी की आंखों में किसी अनजानी गहराई थी, पर उसके भीतर एक हलचल मची हुई थी, जो केवल उनकी सांसों की गति से महसूस की जा सकती थी। वहीं युवराज, जिसने अभी अभी अपनी बाहों में राशि को मौत के मुहाने से बाहर लेकर आया था, अब उसकी पीड़ा को अपनी आत्मा पर महसूस कर रहा था। राधिका अभी भी चुप नहीं थी। उसने भीतर के लड़ाकू की आत्मा जाग चुकी थी। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में युद्ध जैसी चमक थी। ललाट पर पसीने की हल्की बूंद चमक आई और उसने अपने चारों ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, युवराज, चलो हम वहां चलते हैं जहां राशि को बंदी बनाया था। शायद हमें वहां कुछ ऐसा मिले जिससे पता चले कि इसके पीछे है कौन। राधिका की आवाज में दृढ़ता और गहराई थी। रोशनी और सिंधु जो अब तक राशि की हालात देखती जा रही थी, अचानक एक साथ अपनी जगह से खड़ी हो गई और रोशनी बोली, चलिए बहुत हो गया है। जिसने भी हमारी राशि का ये हाल किया, हम उसे यूं तो नहीं छोड़ सकते। उसे सजा तो जरूर मिलेगी। सिंधु की आंखों में भी वैसा ही आक्रोश था। वो बोली, हाँ, अब समय आ गया है कि हम हर तरीके से खोजने की कोशिश करें। कैसे किसी ने राशि को हाथ लगाया। युवराज ने उन दोनों की ओर देखा। उनकी भावनाएं, उनका जुनून स्पष्ट था। युवराज ने गहरी सांस ली और फिर ठहर कर सदी हुई आवाज में कहा, नहीं रोशनी और सिंधु, और तुम दोनों तो यही रहोगी। तुम्हारा काम अब और भी जरूरी हो गया है। तुम दोनों यहाँ रहकर राजकुमारी और राशि की सुरक्षा करोगी। हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं और कितने लोग हैं। क्या पता यहाँ पीछे से कोई हमला हो जाए। राधिका उसकी बात सुन रही थी। उसने सिर हिलाया और युवराज की बात का समर्थन करते हुए बोली, हाँ, ये सही होगा। जब तक हम वापस नहीं आते, तुम दोनों हर किसी पर नजर रखना। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत संकेत देना। और हाँ, राजकुमारी जी को अकेला मत छोड़ना। राजकुमारी, जो अब तक इस सब कुछ शांत खड़ी खड़ी देख रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनका चेहरा पहले से अधिक गंभीर हो गया था। उसने युवराज और राधिका की ओर देखा और कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी इस सेवा में हर व्यक्ति पर संदेह करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो इस महल और उसके महल के भीतर सभी कर्मचारी सहज हो जाएंगे। कृपया सावधान रहिएगा। अगर वास्तव में महल के भीतर कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो हमें एक एक करके उसकी सारी परतें खोलनी होगी। युवराज ने सिर झुकाकर सहमति जताई और फिर एक बार अंतिम राशि की ओर देखा, जो अभी बेहोशी और दर्द से चटपटा रही थी। राधिका ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, राशि, तुम चिंता मत करो। उन्हें तो सबक जरूर सिखाएंगे। इसके बाद वो दोनों बिना समय गवाए वहां की ओर निकल पड़े। महल के गलियारों में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। युवराज और राधिका तेजी से उस तहखाने की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्होंने राशि को बाहर निकाला था। दोनों के मन में कई सवाल थे। वो कौन था जो महल के इस तरह से अंदर आया, और क्या वो सचमुच राजकुमारी को उठाना चाहता था, और हाँ, तो उसका मकसद क्या था। महल के उस भाग में पहुंचते ही राधिका ने एक छोटी सी मशाल निकाली और जलाकर सामने के अंधेरे को रोशन किया। दोनों ने फिर से जालीदार गेट को पार किया और उसी लोहे वाली सुरंग के अंदर नीचे उतर गए जहां से राशि को बाहर निकाला था। रास्ता अब भी उतना ही सन्नाटे से भरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। राधिका ने ध्यान से दीवारों को देखा, जमीन को देखा, हर उस कोने को छाना जहां का कोई सुराग तो मिल जाए। तभी युवराज की नजर एक टूटे हुए ताले पर पड़ी, जो दीवार के छिपे एक छोटे से कमरे के दरवाजे पर लगा हुआ था। उसने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि भीतर अंधेरे में दो आकृतियां दीवार के पास बेहोश पड़ी थी। राधिका ने तेजी से मशाल उनके ऊपर उठाया और देखा, वो दोनों लड़कियां थीं जो राशि की सेवा के लिए गई थी। उनके कपड़े मैले हो चुके थे। राधिका ने युवराज की ओर देखा और कहा, इन्हें उठाओ, शायद ये हमें कुछ और बताएं। युवराज ने एक सेविका को उठाया। राधिका के दूसरी को सहारा देकर दोबारा से ऊपर की ओर चल पड़े। महल में लौटते ही उन्होंने दोनों सेविकाओं को उसी सुरक्षित कक्ष में पहुंचाया जहां राजकुमारी और राशि बैठी थी। रोशनी और सिंधु अब पहले से ज्यादा सतर्क थी। जैसे ही सेविकाएं होश में आई, राधिका ने पूछा, क्या तुम पहचानती हो उस आदमी को जिन्होंने तुम्हें कैद किया था। दोनों लड़कियां कांप रही थी। उनकी आंखों में डर भी था। एक सेविका ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, वो वो आदमी जिसने हमें वहां बंद किया था बहुत डरावना था। उसकी आंखों में नफरत थी, चालाकी भी। सबसे भयानक बात, वो कह रहा था कि वो राजा जतिंद्र का पुराना नौकर है, वो जिसे दशकों पहले गद्दारी के जुर्म में निकाल दिया गया था। अब वो वापस आ गया है। ये बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा फिर से पसर गया, जैसे सबकी सांसें थम गई। राधिका और युवराज की आंखें चौड़ी हो गई।
राजकुमारी ने धीरे धीरे अपने होठों से कांपते हाथ रखे और कुछ क्षण के बाद जैसे कोई पुराना चित्र याद आ गया, उसने तुरंत कहा, क्या क्या तुम दोनों मुंशी करमचंद की बात कर रही हो? सेविकाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। राजकुमारी अब गहरी सोच में डूब चुकी थी। उनकी आंखों में एक हल्की नमी और चेहरे पर तेज तनाव की लकीरें उभर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, ओह, मुंशी करमचंद, वो नाम जिसे मैं भुला चुकी थी। पिताजी की जवानी के आखिरी वर्षों में हमारा सबसे भरोसेमंद सचिव था। उसे राजकोष का सारा हिसाब किताब सौंपा गया था, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि उसने राजकोष में भारी मात्रा में धन गायब कर दिया। और उसी से भी डरावनी बात यह थी कि उसने हमारे वंश की गुप्त जानकारी दूसरे घरानों को दे दी। पिताजी ने उसे गिरफ्तार करवाया था और गद्दार घोषित करके महल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर वो गायब हो गया था। किसी को उसका नाम तक लेना मना था। हम सब तो मान चुके थे कि वो मर गया है या फिर दुनिया के किसी कोने में अपने पापों का सजा भुगत रहा होगा। ये सब सुनकर सभी सोच में डूब गए। राजकुमारी भी यही सोच रही थी कि उसके बारे में उसके पिता को जानकारी देनी चाहिए नहीं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या होगा आगे? क्या करेगा ये अब नया करमचंद? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 392वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सभी राजकुमारी की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। राजकुमारी भी यही सोच रही थी कि उसको मुंशी करमचंद के बारे में अपने पिता को बताना चाहिए या नहीं। इतने में राधिका आगे आई और उसने गंभीरता से देखते हुए कहा, अगर वो आदमी वापस आ गया है तो ये सिर्फ एक निजी बदले की बात नहीं, ये किसी बड़े साजिश की शुरुआत हो सकती है। उसने आते ही राशि को अगवा कर लिया। इसका मतलब वो राजकुमारी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। युवराज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसने कहा, हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अगर वो महल के किसी गुप्त मार्ग से आया था, जो यकीनन अब भी आसपास छिपा होगा। तभी सेवकाओं ने कुछ ऐसा बोला कि जिससे राजकुमारी के होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा, राजकुमारी जी, उसने उसने नीचे कई बार कहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अब तो पता नहीं वो क्या क्या करेगा। इस महल की नींव हिलाई जाएगी ऐसा, और बोल रहा था कि पुराना राजवंश गिरेगा। ये बात सुनकर सबके चेहरे के रंग फिर से सफेद पड़ गए थे। इतने में सिंधु ने कहा, युवराज जी, हमें महल के सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे। शायद उसमें कुछ छुपी हुई बात लिखी हो और कुछ ऐसा जो हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाए। युवराज को भी उसकी बात सही लगी। उसने राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहा, राजकुमारी जी, आप एक काम करें, हमें महल की सुरक्षा दोगुनी करवा दें और आप रोशनी के साथ पुराने दस्तावेज की जांच करें। हम उस तहखाने से बाहर निकलने वाला रास्ता देखते हैं। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और महल के प्रधान सेवक को बुलाकर आदेश दिया, महल के सारे सुरक्षा कर्मियों को दोगुना कर दो। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के महल के अंदर या बाहर नहीं जाएगा। उसका आदेश पाते ही सभी ने सिंधु और राशि का ध्यान रखने के लिए कहा और फिर राजकुमारी रोशनी के साथ महल की पुरानी लाइब्रेरी में चली गई और युवराज राधिका के साथ वहीं तहखाने की दोबारा छानबीन करने के लिए चला गया। राजकुमारी ने रोशनी की ओर देखा और बिना कुछ बोले दोनों तेजी से महल के उस हिस्से की ओर चल पड़े जहां राज परिवार के इतिहास और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रखे जाते थे। राजकुमारी के कदमों में अब रानी जैसी गरिमा नहीं थी, एक योद्धा जैसी दृढ़ता आ गई थी। रोशनी उसके पीछे पीछे तेजी से चल रही थी। सांसें तेज हो गई थी। मन में स्पष्ट था कि आज वो कुछ ना कुछ तो ऐसा देखेंगी जो इतने सालों से दबा हुआ था। दूसरी ओर युवराज और राधिका एक बार फिर उसी तहखाने की ओर आ गए थे। अब की बार उनके मन में डर नहीं बल्कि ठोस इरादा था और वो जानबीन करके उसका पता लगाने आए थे। युवराज के चेहरे पर क्रोध था और राधिका की आंखों में बिजली की चमक थी। रोशनी और राजकुमारी भी उस डॉक्यूमेंट वाले स्थान पर पहुंच गई थी। राजकुमारी का वो पुराना डॉक्यूमेंट कक्ष सदियों से पुराना था। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के पुराने अलमारी और धूल से सने मोटे मोटे कागजों के ढेर, जैसे हर कागज पर एक इतिहास का कोना समेटे बैठा हो। राजकुमारी ने अलमारी की चाबी निकाली और धीरे से उसे खोला। एक धूल भरी सीटी की आवाज के साथ अलमारी खुली और उसके सामने दस्तावेजों का समंदर फैल गया। हमें उस समय के कर्मचारियों की सूची देखनी चाहिए जब पिताजी युवा अवस्था में थे, राजकुमारी ने रोशनी से कहा। रोशनी ने धीरे धीरे एक मोटी सी किताब खींची और दोनों वहीं जमीन पर बैठ गई। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, पुराने पुराने चेहरे सामने आते गए। सेनापति जय सिंह, रसोई प्रमुख गोपाल दास, लाइब्रेरियन लक्ष्मण लाल और फिर एक नाम राजकुमारी के हाथ रुक गया, मुंशी करमचंद, वित्त विभाग प्रमुख
यही है वो। राजकुमारी की आवाज धीमी हो गई थी। क्या इसमें उसकी तस्वीर भी है? रोशनी ने पूछा। राजकुमारी ने पन्ना पलटा और वहां एक धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट रंग की तस्वीर छपी थी। एक तीखे नाक नक्श वाले पुराने घुंघराले बालों वाला आदमी, जिसकी आंखों में चालाकी की झलक वहीं से दिखाई दे रही थी। उसकी मुस्कान सजीव नहीं थी, बल्कि साजिश से भरी हुई थी। राजकुमारी ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन अब ये चेहरा याद रहेगा। उस तहखाने की ओर युवराज और राधिका धीमे धीमे कदमों से अंदर आ गए थे। उनकी आंखें दीवारों और जमीन को, हर दरार को परख रही थी, जहां से कोई सुराग मिल सके। उसे लोहे के पिंजरे तक पहुंचे और राशि को कैद किया गया था, तो उन्होंने देखा कि पास की दीवार पर एक हिस्से का ताजा खरोंच के निशान थे। यहाँ जरूर कुछ है, युवराज इधर देखो, राधिका ने धीमे से कहा और उसकी उंगलियां उन निशानों पर चिपक गई। युवराज ने दीवार को हल्के से थपथपाया। एक हिस्सा खोखला लग रहा था। उन्होंने ताकत से उसे दबाया और जैसे ही दबाव पड़ा, दीवार का एक हिस्सा सरक गया। उसके पीछे से एक संकरी सुरंग खुल गई, अंधेरे में कहीं दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। शायद यही वो रास्ता है जिससे वो लोग महल के अंदर आए थे, युवराज ने कहा। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हमें इसमें जाना चाहिए युवराज? युवराज ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, अभी नहीं। पहले हमें बाकी को यह दिखाना होगा। यह रास्ता राजकुमारी के सबसे बड़े दुश्मन की परछाई तक पहुंच सकता है। वो दोनों फिर वापस लौटे। उधर राजकुमारी रोशनी भी सिंधु और राशि के पास उसके सुरक्षित कमरे में दोबारा से आ गए थे। ऊपर युवराज आते ही राजकुमार रोशनी को जानकारी दी। राजकुमारी ने उस गुप्त रास्ते की बात सुनी तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। क्या क्या वो अभी महल के भीतर हो सकता है? उनकी आवाज कांपती हुई ये कह रही थी। हाँ, हो तो सकता है राजकुमारी जी, युवराज ने गंभीरता से कहा। क्या हमें गार्ड्स को तुरंत वहां तैनात करना चाहिए? रोशनी ने पूछा। राजकुमारी ने सिर हिलाया और तुरंत सुरक्षा प्रमुख को बुला लिया। इतने में ही राशि ने जोर जोर से खांसा और सबकी नजर उसकी ओर चली गई। सिंधु ने उसे सहारा देकर उठाया। उसकी आंखें अभी भी कमजोर थी, लेकिन होश में थी। राजकुमारी जी, वो आदमी जो मुझे उठा कर ले गए थे, उन्होंने एक बार करमचंद का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि बूढ़ा लोमड़ी वापस आया है, इस बार वो अपना अधूरा बदला लेगा। यह सुनते ही कमरे का वातावरण फिर से भारी हो गया। एक अद्भुत बदला, एक ऐसा गद्दार जो कितने सालों के बाद आया था। राशि अपनी बात कहते कहते अचानक एक गहरी सांस के साथ फिर बेहोश हो गई। उसका सिर धीरे से सिंधु की गोद में लुढ़क गया। पल भर के लिए जैसे कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गई। राशि, राशि, राधिका की चीख सबको चौंका गई। वो तुरंत उसकी ओर झपटी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में भय और चिंता आ गई थी। उसने अपने कांपते होठों से राशि की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने नब्ज को महसूस किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और चेहरा सफेद हो गया था। राधिका, राधिका, क्या हुआ? राशि ठीक तो है ना? युवराज ने उसके चेहरे की हालत देखकर घबराते हुए पूछा। राशि का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो धीमे से स्वर में बोली, नहीं युवराज, राशि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे हेमलोक जहर दिया गया है। ये बहुत ही खतरनाक जहर है। इसकी कुछ ही बूंदें जान ले सकती है। ये सुनते ही पूरे कमरे में किसी ने एक बार फिर जैसे बिजली गिरा दी हो। राजकुमारी की आंखें फैल गई। रोशनी का मुंह खुला का खुला रह गया और सिंधु तो वहीं जमीन पर बैठ गई। हेमलोक, वो एक प्राचीन राजाओं को मारने के लिए दिया जाने वाला जहर था। राजकुमारी की आवाज कांप गई थी। हाँ, हाँ, ये हेमलोक है। ये जहर धीमे धीमे शरीर के स्नायुओं को जकड़ लेता है, और अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो घंटों में शरीर को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगा और अंत में सिर्फ मृत्यु। युवराज ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में लपटें जल रही थी। तो इसका इलाज करो ना राधिका, बताओ, हम कुछ भी करेंगे, बस राशि को कुछ होना नहीं चाहिए। राधिका ने गहरी सांस ली और अपने होठ भींचे और कहा, इलाज तो है युवराज, लेकिन मुश्किल है। जहर को काटने वाली औषधियां राजमहल के कोल्ड रूम में है। वहां दुर्लभ जड़ी बूटियां रखी हैं, लेकिन उन औषधियों को मिलाकर सही अनुपात में दवा तैयार करना होगा, जिसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तब तक हमें राशि को जीवित रखना होगा। तो फिर करो ना राधिका, इतनी देर क्यों लगा रही हो? और ये बताओ कि वो होगा कैसे? उसके लिए हमें गरीम के फूल चाहिए युवराज, राधिका ने कहा। गरीम के फूल? ये कौन सा फूल है? राजकुमारी ने एकदम से पूछा। गरीम के फूल? क्या ये वही फूल है जो हिम पर्वत पर गुफाओं में उगता है? युवराज ने विस्मय से पूछा। राधिका ने सिर हिलाकर कहा,
हाँ युवराज, ये वही फूल है, वही दुर्लभ फूल, और उसके जीवन शक्ति को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। उसके बिना उसकी आवाज भर रह गई। हम हम राशि को शायद ना बचा पाए। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी निगाहें एक दूसरे की ओर घूमने लगी, जैसे किसी चमकदार की आशा कर रहे हों। तभी एक शांत लेकिन दृढ़ स्वर कमरे में गूंज गया। तो ग्रीम का फूल चाहिए ना? सबने चौंक कर उस आवाज की दिशा में देखा। ये आवाज सिंधु की थी, और जब उसका हाथ बाहर आया तो उसने चमकदार नीले रंग के सफेद और पंखुड़ियों वाला सुंदर फूल था। उसकी सुगंध हवा में एक ऐसा एहसास घोल रही थी, जैसे प्राचीन मंदिर की घंटियां की गूंज हो। यही ग्रीम का फूल है ना राधिका दीदी? सिंधु ने मुस्कुराते हुए पूछा। राधिका की आंखों में आश्चर्य फैल गया। उसने झटपट से फूल को हाथ में लिया और उसे सूंघा, उसकी रचना को परखा। उसकी आंखों में अब आशा की किरण झलकने लगी थी। हाँ, हाँ, यही तो ग्रीम का फूल है। लेकिन सिंधु, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सिंधु ने नजरें झुकाई और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे आश्रम में ये परंपरा है कि हर शिष्य हमेशा ग्रीम का फूल अपने पास रखे। हमारे वैद्य जी मानते हैं कि ये फूल सिर्फ जीवन ही नहीं, आत्मा को भी शक्ति देता है। मैं हमेशा इसे अपने पास ही रखती हूँ, जैसे कोई रक्षा कवच हो। इसके बाद राधिका ने तुरंत वो फूल लिया और राशि के पास गई। हमें अब जल्दी करना होगा। इस फूल का अर्क निकाल कर उसकी धमनियों में प्रवाहित करना होगा, ताकि जब तक ये औषधि तैयार न हो, राशि का जीवन सूत्र न टूट जाए। राजकुमारी ने तुरंत सेवकाओं को आवश्यक बर्तन औजार लाने का आदेश दिया, और कमरे में एक अजीब सा संतुलन फैल गया। क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या राशि बच पाएगी या नहीं? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 393वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फूल मिलते ही राधिका ने कहा, अब हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। वो जानती थी कि ये फूल दुर्लभ तो है, लेकिन उसका अर्क निकालना, उसमें औषधियां बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य था। राधिका ने तुरंत राजकुमारी से अनुरोध किया, राजकुमारी जी, मुझे एक छोटे तांबे का पात्र, एक महीन सूती कपड़ा, दो रगड़ने वाले पत्थर, शुद्ध घी और एक स्वर्ण पात्र और शीतल जल की आवश्यकता होगी। राजकुमारी ने तुरंत सेवकाओं को आदेश दिया और चंद ही मिनटों में सारा सामान वहां पर आ गया। सबसे पहले राधिका ने अपने हाथों पर विशेष जड़ी बूटी का मिश्रण से साफ किया, और वो जानती थी कि ग्रीम का फूल अत्यंत संवेदनशील होता है। किसी भी दूषित स्पर्श से उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसने फूल को हल्के हाथों से एक रेशमी सूते कपड़े पर रखा और उसकी पंखुड़ियों को एक एक करके अलग करना शुरू कर दिया। हर पंखुड़ी से एक मंद उज्जवल रोशनी निकल रही थी, जैसे वो फूल कोई जीवित ऊर्जा से भरपूर भरा हुआ था। फिर उसने तांबे के पात्र में स्वर्ण पात्र को रखा और उसमें उस पर सीधा ताप न पड़े, गरीम के अर्क का प्रभाव बना रहे। सोने के उस बर्तन में उसने शीतल जल की कुछ बूंदें डाली और फूल की पंखुड़ियों को उसमें धीरे धीरे रख दिया। ये प्रक्रिया बेहद धीमी और नियंत्रित की जाती थी, ताकि फूल की ऊर्जाएं बनी रहे। इसके बाद उसने रगड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया। राधिका ने रगड़ने वाले दो पत्थरों को निकाला, जिनमें एक पन्ने में पत्थर का था और दूसरे हरे जड़ का निर्पित। इन दोनों पत्थरों की सतह पर विशेष ऊर्जाएं थी, जो गरीम को शक्ति को जागृत करना के लिए आवश्यक थी। राधिका ने एक पंखड़ी को निकाला और उसे पन्ने के पत्थर पर रखकर जड़ वाले पत्थर से अंतन धीरे धीरे रगड़ने लगी। वो रगड़ इस तरह से कर रही थी जैसे किसी वीणा के तारों को सहला रही हो। कुछ ही समय उस पंखुड़ी में एक सुनहरा अर्क बाहर निकलने लगा, जो पन्ने के पत्थर पर मोती की बूंदों की तरह जैसे ठहरने से लगा था। उसने उन बूंदों को शीशे के एक छोटे से शीशी में डाल दिया, और ये कार्य उसने बहुत बार पंखुड़ी के साथ किया। लेकिन राधिका की लगन और निश्चय उसे थकने नहीं दे रही थी। वो धीरे धीरे कम तो हो रही थी। जब सभी पंखुड़ियों का अर्क इकट्ठा हो गया तो राधिका ने उसे धीमी आंच पर शुद्ध घी के साथ मिलाना शुरू किया। यह एक अत्यंत नाजुक प्रक्रिया थी, क्योंकि गरीम के अर्क को घी में मिश्रित करना एक तापमान पर विशेष में रखना पड़ता था। राधिका ने एक तांबा का बर्तन लिया और जल उसमें भरकर उस जो सोने के पात्र था उसमें प्रकार उस तरह से रखा जैसे कि जल की भाप गर्म हो जाए। ये पारिवारिक बैन मैरी विधि का आयुर्वेदिक संस्करण था। उसने वो अर्क की बूंदे और शुद्ध घी डाला और हाथों में उसे चम्मच से चलाने लगे। धीरे धीरे अर्क एक रूप होने लगा। एक अद्भुत सुगंध कमरे में फैल गई, जैसे वसंत की पहली सुबह उनके अंदर आ गई थी। लगभग 1 घंटे की सतत प्रक्रिया के बाद जब मिश्रण में उचित एक रूपता आई, तो उसने उसे शीशे की एक छोटी सी बोतल में छाना और ठंडा होने के लिए अलग तरह से रख दिया। राधिका ने तुरंत औषधियों की बूंदों को राशि की जीभ पर डाला। सबकी सांसें थम सी गई थी। युगों में जैसे प्रतीत होता, कुछ मिनटों के बाद राशि की पलकें हरकत में आ गई। उसकी सांसें थोड़ी गहरी होने लगी,
राधिका ने राहत की सांस ली और सिंधु ने भाव को और राधिका को गले लगा लिया। कमरे में फैली घबराहट की हवा थोड़ी स्थिर हो रही थी। सभी राशि को होश में आते हुए देखकर खुश हो रही थी, लेकिन तभी राधिका ने सबको याद दिलाया कि ये तो अभी शुरुआत थी। सुनो, सुनो सब लोग, राशि अब सुरक्षित है, लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक हम उसके शरीर में फैले जहर को पूरी तरह से खत्म न कर दें। वो जहर हेमलोक को बेहद धीमे और खतरनाक तरीके से शरीर की नसों और मस्तिष्क को बंद कर देता है। अगर हमने समय रहते इसका पूरा उपचार नहीं किया तो फिर से सक्रिय हो जाएगा। उसकी आवाज कमरे में बोलने लगी थी। सबकी आंखें फिर से राधिका पर टिक गई। सिंधु, राशि और युवराज, यहाँ तक कि राजकुमारी भी उसके शब्दों में डूब गए थे। राधिका ने आगे कहा, हमें अब एक संत स्तर की विस्मोक्ष गोली तैयार करनी होगी, और एक ऐसी गोली जो न सिर्फ जहर को खत्म कर दे बल्कि राशि के शरीर की ऊर्जा को फिर से जला दे। ये औषधि आम जड़ी बूटियों से नहीं बनेगी। इसमें सटीक अनुपात, अंत नियंत्रित तापमान और आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन भी चाहिए होगा। युवराज ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें राधिका? हम कैसे मदद कर सकते हैं? राधिका ने उसकी आंखों में देखा। वो नजरिया उसके लिए एक सहारे जैसा था। उसने कहा, मुझे बस एक चीज चाहिए अभी, विश्वास और धैर्य। मैं अब राजकुमारी के कोल्ड रूम में जा रही हूँ। वहीं मुझे गोली बनाने के लिए आवश्यक बर्तन, उपकरण और सामग्री मिलेगी। यह प्रक्रिया 2 घंटे या उससे भी अधिक समय ले सकती है, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक हर 1 घंटे पर ग्रीम के फूल का अर्क राशि को पिलाते रहना। यह उसे जिंदा रखेगा। वो अब युवराज की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वो कुछ केवल साथ नहीं रही थी बल्कि अपनी जिम्मेदारी सौंप रही थी। युवराज, तुम पर भरोसा है मुझे। तुम राशि का ध्यान रखोगे ना? उसने नर्म स्वर में कहा। युवराज ने सिर हिलाकर कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक राशि को कुछ नहीं होने दूंगा। राधिका ने हल्की मुस्कान दी और फिर वो उस कमरे से बाहर निकल गई। उसके दुपट्टे की लहर एक क्षण को जैसे हवा के अंदर से चीरती हुई वहां से चली गई थी। कमरे में उस सब की ओर देखते रह गई। सिंधु ने झुककर ग्रीम का फूल उठाया और उसकी ताजगी को महसूस किया, मानो उसमें अब जीवन की धड़कनें बस गई थी। युवराज अब पूरी तरह से चौकस था। उसने सबको निर्देश देना शुरू किया, कब पानी देना है, कब पट्टी रखनी है और अर्घ कैसे पिलाना है। हर एक पल जैसे एक नई परीक्षा थी। वहीं दूर कोल्ड रूम में जाती राधिका अब तेज कदमों से चल रही थी। रास्ते में उसका मन बहुत कुछ सोच रहा था कि औषधि को कैसे बनाए और क्या औषधि सही तरीके से बन पाएगी या नहीं। राधिका धीमी सांसों के साथ कोल्ड रूम में आ गई। अंदर की हवा ठंडी, शुद्ध और गहरी थी। राधिका ने गहरी सांस ली और मन को स्थिर किया। फिर वो उस रैक की ओर बढ़ी जहां जहरीले प्रभावों को काटने वाली जड़ी बूटियां रखी हुई थी। उसे अच्छी तरह याद था कि विस्मोक्ष गोली बनाने के लिए किन किन जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। उसके गुरु ने भी कभी नुस्खा उसे केवल सिद्ध छात्रों को बताने के लिए कहा था, लेकिन आज राधिका स्वयं उसे अपना रही थी। उसने पहले नीलपर्णी निकाली और एक जड़ी जिसमें पत्तियां नीले रंग की होती है और जिनमें रक्त को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता थी। फिर त्रिमूलक, 3 जड़ों का वो संयोजन शरीर जो जहर को निकालने का काम करता है। इसके बाद शिवकुंभ, हिमालय की ऊंचाइयों में लगा एक सफेद पुष्प जो केवल चंद्र ग्रहण की रात में खिलता है और विष को शांत करता है। इसके साथ ही उसने भृंगराज मूल, कंठ शिरीष और सप्तवर्णी को भी चुना। प्रत्येक जड़ी को निकालने से पहले वो कुछ क्षण ठहरती, उन्हें सूंघती, पहचानती और फिर अपने पास रखे शुद्ध तांबे के पत्र में डाल लेती। राधिका ने सावधानी पूर्वक सभी जड़ी बूटियों को तांबे के पत्र में धीमी आंच पर गर्म करना शुरू कर दिया। हर जड़ी अपने रंग, गंध और स्वरूप में बदलाव लाती जा रही थी। मिश्रण गाढ़ा होता जा रहा था और उसमें एक खास चमक निकल रही थी। जब अंतिम चरण आया तो राधिका ने काल हरितिक को भी मिश्रण में मिला दिया। तो कुछ क्षण के लिए सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे उसने अच्छे से मथना शुरू किया, तांबे का जो बर्तन अचानक काला पड़ने लगा। मिश्रण में धुएं में बदल गए और तेज घंटे की गंध पूरे कमरे में भर गई। राधिका घबरा गई। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और बर्तन को एक तरफ रख दिया। गाढ़ा काला पदार्थ अब गोली बनने योग्य नहीं रहा था। उसकी आंखों में निराशा छा गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से दोबारा से नई विधि अपनाना शुरू कर दिया। उसने काल हरितिक का मुख्य मिश्रण में डालने से पहले उसे निरंकुश अर्क में भिगोया, और ये अर्क विष को शांत करने की क्षमता रखता था। कुछ मामलों में काल हरितिक की उग्र भाव को नियंत्रित कर सकता था। जब उसने सारे मिश्रण को फिर से एकत्रित कर धीमी आंच में पकाना शुरू किया, तब मिश्रण की रंगत बहुत स्थिर और सुंदर थी। हर तत्व तो जैसे अपने स्थान पर ठीक बैठा था। लेकिन जैसे ही काल हरितिक का अर्क जोड़ा और इस बार बर्तन की नीली लपटें उठने लगी। इस बार ऊर्जा जागृत हो गई थी।
बर्तन का रंग इस बार भी धीरे धीरे काला पड़ने लगा था और मिश्रण को एक बार फिर से तेज गंध फैल गई थी। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। काल हृतिक इतना कठिन क्यों साबित हो रहा था? क्या वो अशुद्ध था या फिर इसकी मात्रा अनुपात में नहीं थी? उसने बर्तन को ठंडा किया और फिर धीरे से कहा, माफ करना राशि, अभी नहीं लेकिन अगली बार जरूर सफल होंगी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या राधिका ये गोली बना पाएगी या नहीं, राशि को बचा पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें। दोस्तों 394वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राधिका को दवाई बनाते बनाते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। उस कमरे में जहां जड़ी बूटियां, खुशबू और रहस्य में चुप्पी पसरी हुई थी, वहां राधिका विषमोक्ष गोली के निर्माण में वह लगी हुई थी। परंतु वहीं दूसरी ओर रेस्ट रूम का वातावरण धीरे धीरे बेचैनी और चिंता में जाता जा रहा था। राशि का शरीर अब निर्जीव सा लगने लगा था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी। सिंधु ने उसकी हथेली थाम रखी थी और रोशनी उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी लगातार रख रही थी। युवराज हर 1 घंटे के बाद उसे ग्रीम के फूल का अर्क पिला रहा था, जैसे राधिका ने उसे बता दिया था। लेकिन उस अमृत समान अर्क का असर भी अब धीमा पड़ने लगा था। हर पल जैसे मौत और जीवन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। राजकुमारी रोशनी की आंखों में भी चिंता झलक रही थी। उसकी आंखों में बार बार कपकपा रही थी और तभी एक अचानक बजते मोबाइल के रिंगटोन ने सभी को चौंका दिया। राजकुमारी ने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा। नंबर अनजान था और कोई नाम और कोई पहचान भी नहीं थी। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। फोन के उस पार से एक शैतानी हंसी गूंज गई। इतनी गहरी, कुटिल और बर्फ जैसी ठंडी हंसी ने सबका चेहरे का रंगत उड़ा दिया। युवराज ने बदलाव तुरंत महसूस किया और फुर्ती से उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। उसकी आंखें ज्वालामुखी से सुलग उठी थी। हेलो, कौन बोल रहा है? युवराज ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। दूसरी तरफ से एक आवाज आई जो बहुत ही धीमी थी और कुटिलता से भरी हुई थी। मैं वही हूं जिसे तुम सब ढूंढ रहे हो, मुंशी करमचंद, जिसके कर्म पर अब तुम सब भारी पड़ने वाले हो। उसका नाम सुनते ही जैसे कमरा की हवा एकदम से बदल गई। एक भूतकाल की परछाई फिर से वर्तमान में लौट आई थी। युवराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी मुठ्ठियां अपने आप भिज गई। उसने कहा, अगर हिम्मत है तो सामने आ, छिप क्यों रहा है? मुंशी की फिर से हंसी गूंज गई और उसने कहा, तुम्हारी एक साथी के सामने तो आया था, वो तो अब मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ दोगे जब तुम्हारे अपने ही एक एक करके टूटते जाएंगे? ये सुनते ही रोशनी और सिंधु के चेहरों पर भी गहरी चिंता छा गई। पर मुंशी की आवाज नहीं थमी। वो अब एक प्रस्ताव की तरह बोला, लेकिन देखो, मैं दयालु हूं। मैं तुम्हारी इस प्यारी दोस्त को बचाने के लिए विष का जो एंटीडोट है वो देख सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। मुझे राजकुमारी चाहिए। उसने राजकुमारी का नाम इस तरह से लिया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का ऐलान कर रहा था। हर एक पल में कमरे में सन्नाटा छाता जा रहा था। युवराज के चेहरे पर गुस्से की लहरें थिरकने लगी। उसने दहाड़ते हुए कहा, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम राजकुमारी को तेरे हवाले कर देंगे? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी होने भी नहीं दूंगा। फोन के उस पार से फिर से कुटिल हंसी गूंज गई। ठीक है, फिर इंतजार करो। देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने टूट जाएगी और खत्म। युवराज ने कुछ सुने बिना गुस्से में फोन काट दिया। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था और जैसे भीतर तूफान खड़ा हो गया था। उसने फोन एक तरफ पटका और रोशनी, सिंधु और राशि की ओर देखा। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें राधिका पर भरोसा रखना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। और इसी भरोसे के बल पर उस अंधकार में भी एक उम्मीद की लौ जल रही थी। एक ऐसी लौ जो राधिका के दृढ़ निश्चय से निकल रही थी। सभी लोग अब राधिका के गोली का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। हर एक मिनट, हर एक सांस अब भारी लगने लगा था। राशि की सांसों की गति असामान्य होती जा रही थी। चेहरा पीला पड़ने लगा था। होठ सूख गए थे और पलकों की हरकत भी थोड़ी थोड़ी मंद पड़ने लगी थी। राजकुमारी सिंधु रोशनी की नाड़ी पर हाथ रखे बैठी थी, जबकि युवराज बार बार घड़ी की ओर देखता, फिर ग्रीम के फूल का अर्क लेकर धीरे धीरे राशि को पिलाने की कोशिश करता। पर उसका दिल भीतर से टूट रहा था। वो खुद को इतना शक्तिशाली समझता था,
आज अपने एक साथी को असहाय होते हुए देखकर उसके भी हाथ कांप गए थे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था कि राधिका गोली कब लेकर आएगी। उसी बीच राधिका ठंडी हवा से भरे उस कोल्ड रूप में बर्फीली दीवारों और जड़ी बूटियों की महक से घिरे एक कोने में बैठी, चारों तरफ टेबल पर रखी पुरानी गंदों की किताबें और सूखे पत्तों को लगातार जांचने की कोशिश कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, होठ एकदम किताब पर अटके हुए थे। राधिका ने पहले 2 बार गोली बनाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार उसका प्रयास खत्म हो गया। यह संकेत था कि वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रही थी। वो जानती थी कि उसके पास अब समय नहीं है। राशि की हालात तेजी से बिगड़ रही थी। असफल प्रयास उसके एक साथी की जान और मौत को बीच में लाकर खड़ा था। उसे अब जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही था। राधिका ने निर्णय लिया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगी। उसने ठंडी सांस भरी, अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण खुद को स्थिर किया। फिर उठकर कोल्ड रूम के कोने की ओर बढ़ दी, जहां लकड़ी के पुराने शेल्फ पर धूल भरी कुछ किताबें रखी हुई थी। ये वे किताबें थी जिन्हें अक्सर कोई नहीं छूता था, जिसमें पुराने वैद्य और साधुओं ने अपने जीवन के अनुभव लिखे थे। राधिका ने एक एक करके उन किताबों को पढ़ना शुरू किया। उनकी शाही कुछ धुंधली हो चुकी थी, कुछ पृष्ठ पीले भी पड़ चुके थे, लेकिन उनकी आंखें खोज रही थी एक ही शब्द की, काल हरितिक की खोज और काल हरितिक को यूज कैसे करना है। करीब आधे घंटे की तलाश के बाद एक मोटी सी किताब में उसे एक पन्ना मिला, जिसमें काल हरितिक के कुछ अलग अलग प्रभावों के बारे में लिखा हुआ था। काल हरितिक की 7 प्रजातियां हैं, जिसमें से केवल श्वेतिका ही विष हरण में प्रभावी होती है। यदि किसी भी अन्य प्रकार की काल हरितिक को मोक्ष में मिलाया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। देखते ही राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसकी दोनों असफलताएं क्यों हुई थी। शायद वो नीलकंठ या कृष्णका प्रजाति का उपयोग कर रही थी। उसने तुरंत उस जानकारी को एक कागज पर उतारा और अलग अलग किताबों में फिर से देखने लगी। काल हृतिक को उपयोग में लाने से पहले उसको 12 घंटे तक शोधन करना जरूरी है, अन्यथा उसमें छुपा सूक्ष्म विष रक्त प्रभाव में प्रवेश कर जाएगा। परंतु यदि समय कम हो तो धृत स्नान विधि से उसका शोधन जल्दी हो जाएगा। इसके लिए शुद्ध देसी घी में उसे 3 बार डुबोकर तांबे की थाली में सुखाया जाता है। राधिका ने वो विधि भी नोट की और अपने सामने एक नई विधि का खाका तैयार कर लिया। उसने कागज पर लिखा, केवल श्वेतिका प्रजाति की काल हृतिक का प्रयोग धृत स्नान विधि से त्वरित शोधन मिलाने की जो क्रिया है, पहले नागेश्वर, फिर अनंत मूल और तत्पश्चात उसके बाद कर्पूर कचरे और फिर आखिरी में काल हरिंत्रित। उसने मन ही मन में तय कर लिया था कि अब की बार वह सफल नहीं होगी। उसने जल्दी जल्दी उन जड़ी बूटियों को अलग अलग करना शुरू कर दिया। घी के एक तांबे के बर्तन में रखा और उसके साथ ही गोली बनाने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी। वहां रेस्ट रूम में राशि की सांसें मंद पड़ने लगी थी। युवराज की आंखों में आक्रोश और पीड़ा दोनों आ रहे थे। सिंधु की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी के सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि राशि जल्दी से ठीक हो जाए। हर किसी को बस एक ही आशी था, राधिका। परंतु राधिका भी क्या करती, वो भी बेचारी एक इतनी जानी मानी वैद्य भी नहीं थी। उसने भी सारी किताबें नहीं पढ़ी थी। वो कोशिश कर रही थी, लगातार 2 बार तो असफल हुई थी, लेकिन अब की बार उसने विधि को खोज लिया था। वो अब की बार सफल होने की कगार पर ही थी। राधिका लगातार किताब को पढ़ते पढ़ते पूरी विधि को समझने की कोशिश कर रही थी। वो देख रही थी कि किस तरीके से वो एक जड़ी बूटी काल हरितिका को उसको उपयोग करना है, और वही सबसे अहम जड़ी बूटी थी। समय लगातार निकलता जा रहा था। समय इतना निकल गया था कि उसको ये तक पता नहीं था कि सुबह भी होने वाली थी। उसने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। कोने में बेर की लकड़ी का छोटा सा पात्र उठाया और वो किसी पुराने सामान से संभाल कर लाया गया था। फिर उसने धीरे धीरे 5 आवश्यक जड़ी बूटियां चुनी और उनकी मात्रा को सटीकता से तोला और एक नीले कपड़े से सजा दिया। हर जड़ी को पहले हल्का गर्म भाप से नरम किया और फिर सिलबट्टे पर पीस कर गाढ़ा लेप बना लिया। इसके साथ साथ वो लगातार किताब में भी पढ़ रही थी और देख रही थी कि वो सही तरीके से उस विधि में अपना रही है नहीं। उसके बाद उसने एक छोटी सी बांस की छड़ी उठाई और उस को लगातार मथने की कोशिश की। एक पुराने जो बर्तन में एक हल्की सी आंच पर रखा और मिश्रण अब धीरे धीरे एक विशेष रंग में बनने लगा था। क्या होगा आगे, चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप कहानी को एक लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 395वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसने एक बांस की छड़ी उठाई और उस पूरे मिश्रण को लगातार मथना शुरू कर दिया था। जब सभी सामग्री तैयार हो गई तो उसने पहली बार काल हरितिकी की सूखी जड़ी निकाली और वह हल्के नीले रंग में थी और
हाथ लगाते ही थोड़ी गुनगुनी प्रतीत हुई। जो उस जड़ को उसने उस श्रद्धा से देखा जैसे कोई साधक अपनी आराधना के अंतिम साधन को देखता है। फिर उसने उसे गर्म जल में भिगोया और कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि उसकी छुपी हुई शक्तियां जल में विलीन होकर सक्रिय हो जाए। जल में भीगने के बाद कुछ क्षण के बाद वो थोड़ी नरम हो गई। तब राधिका ने उसे बारीकी से कूटना शुरू किया। उसकी हथेलियां थक चुकी थी, मगर उसके भीतर संकल्प था कि अब की बार तो वो दवाई बनाकर ही रहेगी। उसने जड़ को पीसकर उसका चूर्ण बनाया और उसे बाकी औषधियों के लेप में मिलाया। मिश्रण ने हल्का हरा रंग लिया और इस बार जो संकेत था कि अब की बार लगभग सही बनने जा रहा है, उसे बेहद सटीकता से उसने मिलाना शुरू किया। उसके पूर्ण रूप से सुरक्षित थी और वो जहर की काट पर पूरी तरह से सक्षम बन जाए। उसने एक छोटी कढ़ाई में मिश्रण को धीमे से आंच पर रखा और उसे एक पतली लकड़ी की छड़ी से घुमाने लगी। मिश्रण अब गाढ़ा होने लगा था। उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले बनाने लगे थे और जो धीमे से फूट पड़ रहे थे। हर बुलबुले के साथ जैसे कोई जड़ी बूटी अपनी शक्ति उसमें उड़ेल रही हो। कुछ ही देर में राधिका ने देखा कि मिश्रण की सतह पर एक हल्की चांदी जैसी चमक उभरने लगी थी। यह संकेत था कि औषधि अपने अंतिम स्वरूप में आ रही है, पर वो जानती थी कि सबसे कठिन चरण अभी बाकी है। उसे इस औषधि को गोली का रूप देना था और वो भी बिना इसके गुण खोए। उसने एक पतली छन्नी से मिश्रण को छाना ताकि कोई भी कठोर अवयव उसमें न आ जाए। फिर उसने एक विशेष पाउडर की थोड़ी मात्रा उसमें मिलाई और उसे बांधने की आसानी हो। और राधिका की हथेली में मिश्रण पिघलता नहीं था, लेकिन हल्की गर्माहट उसे बता रही थी कि औषधि अब तैयार है। उसने 5 गोलियां बनाई और एक तुरंत देने के लिए, बाकी और भविष्य को जरूरत के लिए। जैसे ही उसने अंतिम गोली को एक छोटे से कांसे के बर्तन में रखा, एक तेज की सिरन उसके हाथों में दौड़ गई। वो समझ गई कि औषधि पूरी तरह से जागृत हो गई थी। उसने उन गोलियों को एक शीशी में रख लिया उसके बाद और फिर थके हुए हाथों से उन्हें सीने पर लगा लिया। राशि, राशि मैं आ रही हूँ, तुम चिंता मत करना। राधिका ने आखिरी बार कमरे की नजर दौड़ाई। हर औषधि, हर पात्र और हर कांच की शीशी उसने सावधानी पूर्वक उसी जगह पर रख दी, लकड़ी की उस पुराने मेज पर जो उस रात भर की साधना की साक्षी बनी थी। उसने एक लंबी सांस ली और उसकी सांसों में थकान थी, आत्मा में संतोष आ गया था। कई असफलताओं के बाद भी उसने राशि को बचाने के लिए गोली बना ही ली थी। कमरे से बाहर निकली और वो ठंडी रात की हवा उसके पसीने से भरे चेहरे से टकराई तो एक शिरहनी सी उसकी आंखों में दौड़ गई। उसे आराम था। जैसे उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का दृश्य उसके दिल को चीर गया। राशि बिस्तर पर पड़ी थी, उसके होठ नीले पड़ चुके थे, उसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी। युवराज, रोशनी, सिंधु, राजकुमारी उसे पकड़कर संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। राशि, राधिका जोड़ती हुई उसके पास आई। उसके चेहरे की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। वो राशि के पास पहुंची और उसने बिना क्षण गवाए सुइयां की डिब्बियां निकाल ली। उसने तुरंत अपने वर्षों के अभ्यास से ऊर्जा बिंदुओं पर सुइयां लगानी शुरू कर दी। उसके हाथ कपकपा रहे थे, पर उसने बिल्कुल सटीक निशानों पर सुइयों को लगाने में देरी नहीं की। पूरे कमरे में एक भय और चिंता का माहौल बन गया था। सभी की सांसें अटकी हुई थी और उसकी उम्मीद अब केवल राशि पर टिकी हुई थी। सुइयां लगाने के बाद राधिका ने धीरे धीरे कमर में बंधी छोटी सी शीशी निकाली। उसके अंदर नीले रंग की वो गोलियां जो अभी बनाकर लेकर आई थी, उसको एकदम से बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने वो गोली बाहर निकाली, कमरे का वातावरण बदलने लगा। एक सूक्ष्म ऊर्जा का तरंग पूरे कमरे में फैल गई। हवा में एक हल्का सा कंपन होने लगा और जैसे वो गोली राशि के करीब आई, उसकी ऊर्जा ने राशि के शरीर से टकराना शुरू कर दिया। राधिका ने बिना समय गवाए वो गोली राशि की जीभ पर रखी और गोली के जीभ छूते ही घुलना शुरू कर दिया। एक तीखा, बेहद कड़वा सा स्वाद राशि के मुंह में फैल गया। फिर अचानक एक अनहोनी सी बात हुई। राशि का शरीर जो अभी तक शांत था, उसमें एक झटका लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और त्वचा का रंग गहरा नीले रंग में बदलने लगा। आंखें पलकों के नीचे थरथराने लगी थी। शरीर बेतहाशा कांपने लगा था। नहीं, नहीं, ये क्या हो रहा है राधिका? रोशनी ने भयभीत स्वर में कहा। राधिका, ये गोली देने के बाद तो। सिंधु की आवाज कांप गई। सिंधु ने कहा। पर राधिका की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। वो वहीं पर बैठी रही। राशि की नाड़ी पर उंगलियां वो लगातार नब्ज चेक कर रही थी। ये असर है, ये जहर की लड़ाई है। वो जहर अंदर ही अंदर बहुत गहराई तक जा चुका है। अब जब ये गोली ने असर करना शुरू किया है तो शरीर का ये रिएक्शन स्वाभाविक है। पर अगर वो इस लड़ाई को जीत गई तो इसे कोई नहीं रोक सकेगा। राशि ने सबकी ओर कॉन्फिडेंस से भरे हुए शब्दों में कहा। युवराज की मुट्ठियां भींच गई। उसने एक बार फिर गहरी नजर से राशि को देखा और फिर राधिका की ओर। राधिका अब अपने हाथों से
राशि की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। दोनों हथेलियां उसके शरीर पर रखकर वो अपनी आत्मिक ऊर्जा से उसके भीतर पहुंचा रही थी। यह ऊर्जा किसी मंत्र की नहीं थी और उसके शरीर की ऊर्जा थी। कमरे में केवल राशि के कांपते शरीर की कंपन बची हुई थी। राधिका की सांसों की गति थी और बाकी सबके दिलों की धड़कनें। सबकी राशि पर निगाहें टिकी हुई थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रोशनी की आंखों में आंसू थे और सिंधु की हथेलियां नम थी और युवराज का चेहरा चिंता से पत्थर बन गया था। राधिका का माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसके हाथ शिथिल हो गए थे और उसने अपनी बनाई गोली पर विश्वास था। उसे ये साधना से बनाई थी और उसे विश्वास था कि ये गलत साबित कभी नहीं होगी। अचानक राशि का शरीर कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से एकदम शांत हो गया और सांसें रुक गई। राशि, राशि! राजकुमारी ने जब उसकी यह हालत देखी तो एकदम कांपते स्वर में पूछा। फिर एक पल के बाद राशि की नाक ने धीरे धीरे हवा बाहर निकली। उसकी सांसें अब और धीमी हो चुकी थी। नाक से बाहर आती आती हवा बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि पास खड़े सिंधु ने एक पल को सोचा शायद अब वो नहीं रही। उसकी सांसें खत्म होती नजर आ रही थी। नहीं, नहीं, अभी नहीं। मैंने मेहनत की है। तुम ऐसे नहीं कर सकती राशि। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया था। उसने कांपते हाथों से दूसरी गोली निकाली और बिना पल गवाए वो भी राशि के मुंह में रख दी। गोली मुंह में खुली और उसका असर उल्टा हुआ। राशि की आंखें और भी धीमी होने लगी और उसके हाथ पैर जैसे बर्फ जैसे ठंडे होने लगे थे। राधिका का कलेजा बैठ गया। उसकी धड़कनें इतने तेज हो गई कि उसे अपना ही शरीर भारी लगने लगा था। उसने एक झटके में निर्णय लिया और वो इंतजार नहीं कर सकती थी। सिंधु, सिंधु, मेरी मदद करो, राधिका ने उसे कहा। सिंधु समझ चुकी थी कि अब समय नहीं है सवाल जवाब का। राधिका ने एक झटके में राशि का कुर्ता फाड़कर तुरंत अपने बैग से एक नीले रंग की शीशी निकाली। उसमें वो लेप था और जिसमें विशेष रूप की शरीर की गर्मी और ऊर्जा तंत्र को पुनः सक्रिय करने के लिए तैयार किया गया था। सिंधु ने राधिका की मदद से वो दोनों को हाथ में मिलाकर गाढ़ा गुनगुना लेप राशि के पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। जो जो वो लेप राशि के शरीर को छू रहा था, उसका ठंडा पड़ा शरीर हल्का हल्का गर्म होने लगा रहा था। ये राधिका के लिए संकेत था कि शायद अभी कुछ उम्मीद बाकी है। तभी अचानक राशि को एक बार फिर से उल्टी शुरू हो गई, लेकिन अब वो उल्टियां खून की नहीं थी। ये एक शाह काले चिपचिपे और दुर्गंध तरल की थी। उस बदबू ने पूरे कमरे को भर दिया था और हर तरफ जहर जहर की एकदम से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। युवराज! वो एकदम से चिल्लाई। युवराज अभी तक जो पास में खड़ा था तुरंत उसकी आवाज पर लपका और राधिका ने उसके कंधे को पकड़कर राशि के मध्य ऊर्जा बिंदु पर हाथ रखने को कहा। जोर से दबाओ इसे, मैं उसमें तुरंत सुई डालने जा रही हूँ। अभी यह ऊर्जा केंद्र को खोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, राधिका ने तेजी से कहा। युवराज ने बिना सवाल किए आदेश का पालन किया। उसका हाथ अब राशि के नाभि के क्षेत्र पर था। पूरी ताकत से उसे बिंदु पर उसने केंद्रित कर दिया था। राधिका ने अपने बैग से एक और सुई की डब्बी निकाली और वो सुई की डब्बी उसने निकालते ही ध्यान की केंद्र पर उसे लगाना शुरू कर दिया। क्या राशि बच पाएगी या नहीं, क्या फिर होगा, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।